मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रशांत। So how is everyone? सब ठीक ठाक? यस सर। Okay. So classes properly शुरू हो गए बेटा? हाँ सर, शुरू हो गया। ठीक है। So we'll just wait for a few minutes for the other three. पिछले क्लास में थे सब लोग? I think थे ना? हाँ, मैं सभी लोग थे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। सर आदेश absent है बस। आदेश, is everything fine at his end? उसके भाई की शादी है। अरे इतनी सारी चीजें सुनाई पड़ रही हैं और उसमें एक अच्छी खबर सुनाई पड़ी दी आपने कोमल। हाँ सर हम लोग का सर टाइम टेबल सर पहले ऐसा कर दीजिए सर। पहले जैसा का मतलब? काफी ज्यादा सर टाइमिंग सर काफी ज्यादा हो जाता है सर, एक क्लास के बीच में गैप ही नहीं रहता है सर। अच्छा, मतलब आप बीच में चाह रहे हो कि जैसे 45-50 मिनट्स का हो, फिर बीच में 10 मिनट का ब्रेक हो जाए, ये आप चाह रहे हो? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। अब एक बार मैं वैसे भी आप लोग से और आपके पेरेंट्स से इधर 1-2 दिन में मैं बात भी करना चाहूंगा, तो उसमें आप अपना ये सजेशन भी दे देना। एंड आई होप ये फिर सजेशन क्या सिर्फ आप ही का है कि सभी का है? मेरा भी है आपका? हाँ, ये बात तो खैर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक दिया जा सकता है, क्योंकि जब आप क्लास में होते हो तो आप लोग बाहर पानी पीने जाते हो या कहीं जा सकते हो। यहाँ पर तो 10 बजे एक एंड हुआ, 10 बजे दूसरा शुरू हो गया। यस सर। सो लास्ट 15 डेज में आप लोग क्या किए? देखो, अगर घर में ऐसी सिचुएशन थी यहाँ जहाँ पर हम हैं, आप हैं, हमारे घर के लोग हैं या जानने वाले लोग हैं, उनको कोई दिक्कत थी, चीजें तो अभी भी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो हम उनकी मदद कर रहे थे, तो क्वाइट ऑब्वियस ही बात था। और उस समय जो ये अचानक डिसीजन लिया गया था शायद उसी की वजह से लिया गया था, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स आ रही थी बोथ विद इन द कॉलेज एज वेल एज द आउटसाइड द कॉलेज। मतलब आउटसाइड द कॉलेज के लोगों के भी बारे में पता चल रहा था, और कॉलेज के अंदर जो कॉलेज फैमिली है उसमें टीचर्स, स्टाफ और एज वेल एज काफी बच्चे, उनके फैमिली भी पता चल रहा था इफेक्टेड हो रहे हैं। तो वो केयरिंग वाला पार्ट तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपने टाइम यूटिलाइज किया होगा। अक्षित आ गया है। सो बेटा ध्यान रखना, क्या चीज, हम लोग की अटेंडेंस कैसे हो रही है, चैट बॉक्स में लिखकर। तो जब आप लोग एंटर करेंगे और आप लोग जब बाद में आएंगे, एक बार बीच में ब्रेक होता है फिर रिज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी आप लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर डालिएगा, ठीक है? देखो, जैसे अभी ये चीज हम लोग थोड़ा सा भूल गए थे, अभी मैं देख रहा था चैट बॉक्स में अभी किसी ने नहीं डाला हुआ था, मैं याद दिला रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि पुराना क्या क्या याद है, उसके बाद हम आगे बढ़े। याद है ट्यूट शीट 1 मैंने कल शेयर किया हुआ था आपसे, आप किसी ने देखा? नहीं सर, अभी नहीं देखा। नहीं देखा, ठीक है। तो आपने, हम लोग ने लास्ट टाइम जितना कवर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है, कितना यूनिट 1 आधा बाकी है या खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है? कुछ फीडबैक आप दोगे? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप कितने टच में हो।
सब्जेक्ट के, थोड़ा सा गैप हो गया है। बेटा कैमरा ऑन कर लो आप तीनों लोग, जरा चेहरा भी तो देखें। हाँ प्रशांत, कोमल। लास्ट के शायद दो क्वेश्चन अभी शायद मेरे ख्याल से होने हैं, अच्छा मतलब कंप्यूटर विजन और एनएलपी, उसको थोड़ा और ब्रीफ। हाँ वो होना है, तो अभी आपने देखा होगा ना। ठीक है। Yes, sir, अक्षित आप हो ना बेटा? ठीक है। सो हाँ सर। हाँ लास्ट के 2 क्वेश्चंस होने हैं, तो इसका मतलब है हम बाकी 8 सवाल में कंफर्टेबल हैं। ध्यान है? तो इंटेलिजेंट एजेंट के जो टाइप्स जो थे 4 तरह के, वो थोड़ा अभी मिस कर गया थोड़ा। ठीक, इधर पढ़ाई हुई थी बेटा प्रशांत, हो पाई थी? यस सर, शुरू के 4-5 दिन तो नहीं हुई थी क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब थी, उसके बाद ही फिर मतलब शुरू किया था। ठीक है, ठीक है। अक्षित आपका इधर क्या किए? तो तबीयत खराब हो गई थी सर, पॉजिटिव। अरे भाई कोरोना वॉरियर। हाँ हम तो पॉजिटिवली ले रहे हैं। ठीक है, आप ठीक हो गए हो? हाँ सर अभी भी, लेकिन स्मेल टेस्ट नहीं आता। हाँ नहीं, उसमें टाइम लगेगा, स्मेल टेस्ट और वीकनेस में भी। लास्ट ईयर तो मेरा भी हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें अभी अगर हाल में हुआ है। तो कोमल आप ठीक हो? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले का भी देख लेते हैं। जैसे अगर ट्रेन चल रही होती है, थोड़ा सा स्पीड में आ गई थी और अचानक ब्रेक लग गया, यही हुआ था। हम लोग लगभग उस दिन हम कह रहे थे कि भाई हम यूनिट 1 खत्म करने वाले हैं, याहू, तो याहू करते करते अचानक ब्रेक लग गया और 15 दिन बाद अब हम वापस आ रहे हैं। तो पहले तो ये कि हम आगे बढ़े, उससे पहले थोड़ा सा मोमेंटम धीमे धीमे ले आए, और इसको साथ में हम अपने ट्यूट शीट से भी कंपेयर कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैंने ट्यूट शीट दिया हुआ है आपको और मैंने उसमें आपको 10 या आपको शायद 14th मैंने लास्ट डेट दिया हुआ है उसको करने के लिए सबमिट मैक्सिमम, तो उसका पर्पस सिर्फ ये था क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनमें से, जैसे अभी आपने प्रशांत आपने कहा कि 8 सवाल हम कर सकते हैं और हमें 2 सवाल की बात है, तो 2 सवाल का मेरा जो मतलब है, या एनएलपी और कंप्यूटर विजन, क्योंकि वो एज अ कोर्स नहीं है बल्कि एक ओवरव्यू है कि होता क्या चीज है, तो उसको खत्म करने के लिए मुझे मैक्सिमम 1 लेक्चर या 1.5 लेक्चर चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। और उसमें भी मैंने कंप्यूटर विजन सोचा था कि आपको मैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ स्टडी मैं आपको दूंगा, तो ज्यादा मेरे पास वो नहीं था है कि यूनिट 1 को लेकर टेंशन। यूनिट 1 लगभग खत्म ही हो चुका था जो हम लोग पिछली बार थे, और हम लोग जो है यूनिट 2 को शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एक धीमे से फिर से मोमेंटम बनाएं, और मोमेंटम बनाने के साथ साथ तेजी से फिर अपना पकड़ना शुरू करें। तो आज कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग एनएलपी या कंप्यूटर विजन किसी एक टॉपिक को छू भी लेते हैं, और कल उसको मैं खत्म कर देता हूँ, जिससे मैं ये कल हम लोग ये बोल सकें कि हाँ सर हमारा जो है यूनिट 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे ट्यूट शीट 1 जो है एक बार जो कल मैंने शेयर किया हुआ है वो मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूं यहाँ पर, और आप लोग से जानना चाहूंगा कि मेरे बोलने से पहले ज्यादा जरूरी है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैंने तो बोला ही है, मैं बता चुका हूं, तो आपको आना चाहिए इस चीज के बारे में, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम आंसर्स जो है लिख सकते हैं और हमें मालूम है। और ये जो चीज है मैंने आपको 2-3 चीजें शेयर की हुई है, ये ध्यान रखना बेटा। पहला तो ये कि मैंने आपको ये जो बुक है जो मेन लेके चल रहा हूँ, कौन सी लेके चल रहा हूँ कोमल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर पीटर नॉर्वे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच हम लोग लेकर चल रहे हैं। हम लोग हर बार यही पूछते थे पहले, तो इस बुक को लेकर चल रहे, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपसे शेयर किया है। इसके अलावा मैंने आपसे 2-3 पीपीटी भी हैं वो भी शेयर की हुई हैं।
जो एक तो मैं करा रहा हूँ वो किया हुआ है, और कुछ ऐसे भी दूसरी पीपीटी भी यूज की जो पहले पुरानी वाली थी, उसमें भी आपको सवाल मिल सकते हैं, उसके आंसर। दो चीजें ये। इसके अलावा वीडियोस के फॉर्म में मैंने दो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। पहली बात तो ये कि हमने अपने डे टू डे जो लेक्चर्स ले रहे हैं वो दिए हुए हैं। वो जो डे टू डे लेक्चर्स हैं वो तो पर पूरे 1 घंटे के हैं, ठीक है। मान लेते हैं मुझे रिवाइज करना है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, वो डे टू डे लेक्चर्स 1 घंटे पूरा रिवाइज करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, और यहाँ पर क्या होता है ना, हम और आप बात भी कर रहे हैं, आपकी हम क्वेरीज भी सॉल्व कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, हम ये चाहते हैं कि हमें छोटे में से 7 मिनट में 8 मिनट में मुझे रिवाइज हो जाए तो अच्छा है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ वीडियोस और आपसे शेयर किए, मेरे ही वीडियोस हैं जो मैंने पिछली बार बनाए हुए थे, वो मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। वो छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जैसे हमने बात किया सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, उसका एक पर्टिकुलर 6 मिनट या 7 मिनट का वीडियो है। फिर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट उसका दूसरा है, या लर्निंग एजेंट उसका तीसरा है। तो इस तरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हमने जो है वीडियोस आपके शेयर किए हुए। तो मान लेते हैं कि हमें जल्दी से रिवाइज करना है, तो उस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट और प्रिसाइज बात जानना है, तो आप उन वीडियोस को आप ऐसे बैठे बैठे आप अगर देख लेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये गूगल क्लासरूम में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, कल के दिन मैंने बस ट्यूट शीट शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं अपने ट्यूट शीट में, इसको देखते हैं और फिर एक बार पीपीटी को हल्का सा देख लेते हैं जिससे मेरा पूरा रिवाइज हो जाए। सो पहला जो सवाल है, डिस्कस द लैंडमार्क इंसिडेंसेस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ न्यू डिसिप्लिन। सो ये थोड़ा सा मैंने बताया था, और मैंने ये कहा था कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल इन नेचर है। थ्योरेटिकल इन नेचर जहां पर हमें चीजों को डिस्क्राइब करनी है कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज के बजाय ज्यादा ये हिस्टोरिकल चीज आ जा रही है, और उसको मैंने आपसे पीपीटी में एक डायग्राम के थ्रू वो शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो डायग्राम आप बनाएंगे, और उस डायग्राम के साथ जैसे उसमें अलग एक एक्सेस पर ईयर दिया हुआ है और उसके ऊपर माइलस्टोन्स दिए हुए हैं। हालांकि वो थोड़ा सा पुराना डायग्राम है, मैंने कुछ नए चीजें भी आपको इधर बताई हुई हैं। नई चीजों का मतलब ये है कि जैसे हमने डीप ब्लू का वीडियो देखा था, डीप ब्लू के बारे में जाना था, तो 90s एंड ऑनवर्ड्स के बारे में शायद उसमें उतनी चीजें नहीं है जितना कि उसके पहले की चीजें हैं, तो उसको हम लोग अपने आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है, रैदर वो हिस्टोरिकल चीज है जिसको आप इसको देखिएगा। दूसरा है क्रिटिसाइज ट्यूरिंग्स क्राइटेरिया फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बीइंग इंटेलिजेंट। व्हाट मोर डज द कंप्यूटर नीड टू पास द टोटल ट्यूरिंग टेस्ट। नाउ इसके बारे में कौन बताएगा? ट्यूरिंग टेस्ट याद है? सर ट्यूरिंग टेस्ट, हाँ सर। हाँ बताओ बेटा। सर उसमें ट्यूरिंग टेस्ट में सर ये था कि एक साइड एक ह्यूमन बैठता था, दूसरे साइड एक कर्टन या फिर किसी चीज के पीछे एक कंप्यूटर रखते हैं और क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर वो जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन को अगर फूल बना देता है तो सर उसे मानते हैं कि वो पास हो गया, वो इंटेलिजेंट है। हाँ ठीक है, पर ये क्या इसका आंसर जो आपको जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या इसका आंसर आपने प्रिसाइसली बता दिया है? आप एक बार क्वेश्चन फिर पढ़िए। क्रिटिसाइज करना है मैं ट्यूरिंग टेस्ट को फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बीइंग इंटेलिजेंट। आपने मुझे ट्यूरिंग टेस्ट क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बताया। यस सर। और यहां मैं कह रहा हूं कि आपको इसको क्रिटिसाइज करना है इस बेसिस पर कि अगर ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो इंटेलिजेंट है, और अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम कुछ सुझाव भी देंगे। वो सुझाव क्या है, और मैंने हल्का सा हिंट भी दिया हुआ है। What more does the computer need to pass the total Turing test? तो ये जो लाइन टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में सर 6 रूल्स थे। हाँ विजन एंड
मतलब मोमेंट्स मिसिंग थे तो वो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में आ गए थे। हाँ ठीक है, और पहले 4 में क्या थे? पहले में क्या थे अगर ट्यूरिंग टेस्ट है? तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और मशीन लर्निंग, हाँ फिर पैटर्न। हाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, और हमने जैसे कोमल ने बताया कि एक साइट पर एक ह्यूमन बीइंग है या इंट्रोगेटर है, वो कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, दूसरे साइट पे कोई कुछ है, या तो पर्सन है या मशीन है, और अगर वो मशीन है वो डॉज कर पा रहा है इंट्रोगेटर को, तो इसका मतलब ये हुआ डॉज तो तभी कर पाएगा जब वो इंटेलिजेंट है। अगर वो डॉज कर ले जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर इंटेलिजेंस है। ये था ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट, और दिया किसने था? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, एग्जैक्टली। ये जो है एलन ट्यूरिंग ने ये टेस्ट पहली बार इसको किया हुआ था। सो अगर ट्यूरिंग टेस्ट पास कर जा रहा है तो ये कहा गया उसके अंदर इंटेलिजेंस है, और इसको पास करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे कल या आज, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑटोमेटेड रीजनिंग और मशीन लर्निंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब हुआ जैसे हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं और हम समझ ले रहे हैं क्या आप कहना चाहते हो, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, चीजों को मैं स्टोर कर सकूं, और स्टोर करने के कहीं कहीं मन में मानचित्र पे आ रहा है या कहीं कुछ आ रहा है पटल पे, जो कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो वो उसका वो कैसे कहीं स्टोर्ड है, वो नॉलेज रिप्रेजेंट है, नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑटोमेटेड रीजनिंग, तो एक तर्क, एक रीजनिंग चीज से एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना। और आखिरी में आता है मशीन लर्निंग, कि नए नए सर्कमस्टेंसेस में हम उसको सीखते जाए, एक्सपीरियंस होता जाए। ये 4 चीजें चाहिए कंप्यूटर को अगर ट्यूरिंग टेस्ट पास करना, और हम कहते थे इंटेलिजेंस है। नाउ अब अगर हमें क्रिटिसाइज करना है तो हमें ये बताना होगा कि इन 4 चीजों के सिवा कुछ चीजें और है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है, और जो कुछ चीजें और है उसको अगर क्लियर करना पड़ रहा है तो दैट इज बेसिकली लीडिंग टू टोटल ट्यूरिंग टेस्ट। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2 चीजें और चाहिए। एक है कंप्यूटर विजन, किसी तरीके से कौन ऑब्जेक्ट जो है वो आगे हैं वो उसको परसीव कर सके, और दूसरा रोबोटिक्स यानी मूवमेंट की बात आ रहा है। तो जो आपका ये सवाल था वो जहां पर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो पहले तो आप ये बताओगे ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है और आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं था। और क्या चीज चाहिए? तो और जो चीज चाहिए वो आपको फिर उन 2 चीजों के बारे में बताना है, और अंत में फिर आपको बताना है कि इसी को हम लोग टोटल ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जानते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। सूरज, वेलकम। यस सर। ठीक है। सो अभी हम लोग जो है बस ये कर रहे हैं, जो ट्रेन रुक गई थी उसको धीमे धीमे हिला रहे हैं, और मोमेंटम को धीमे तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पुराना रिवाइज करके आगे फिर हम उसी के साथ हम आगे शुरू कर देंगे। और अभी आप जब नहीं आए थे तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग लगभग यूनिट 1 समाप्त कर चुके हैं, 2 टॉपिक्स रह गए जिसको हम लोग कल तक खत्म कर देंगे, और मैंने ट्यूट शीट 1 आपसे गूगल क्लासरूम में शेयर भी कर लिया है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं और उसी बहाने हम रिवाइज भी कर रहे हैं। So AI has applications in all fields of human study. Discuss some important applications. तो कोई कुछ बताएगा? कुछ एप्लीकेशंस आप बताओ। फेस रिकॉग्निशन सर। ठीक है, फेस रिकग्निशन हो गया, पैटर्न रिकग्निशन हो गया, मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लिस्ट बहुत ज्यादा है, कुछ जेनरिक इन नेचर है, कुछ टू द प्रिसाइज एक स्पेसिफिक
एक्सपर्टाइज काम को करने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जेनरिक सवाल है जिसको आपको इसमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ था, शायद मुझे याद आ रहा है। अब देखता हूं कि किसको सेल्फ स्टडी किसने किया हुआ था। उस डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई किसी ने किया था? स्ट्रॉन्ग एंड वीक, जब हम एआई के अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, मतलब ये सवाल कभी कभी आ सकता है, अप्रोचेस वर्ड में ला रहा हूं, तो 4 तरह के अप्रोचेस हैं। एक है स्ट्रॉन्ग एआई, दूसरा है वीक एआई, तीसरा है कॉग्निटिव एआई और चौथा है अप्लाइड एआई। तो मतलब ये 2 ही नहीं, 2 और भी हैं जिनकी कम से कम हमें बेसिक डेफिनेशंस मालूम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, कॉग्निटिव एआई एंड अप्लाइड एआई। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब क्या होता है? जो कि ट्रूली सही सेंस में किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन में वो पहुंच जाते हैं और एक रिजल्ट पे आते हैं। ठीक है, और वीक एआई कुछ ऐसी चीज होती है जहां पर प्रिसाइसली जेनरिक इन नेचर, जेनरिक तरह का वर्क होता है और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ना ये जो आपको क्वेश्चन है, आप नीचे रेफरेंसेस में आएंगे तो रेफरेंसेस में मैंने जो है आपको एक लिंक दिया हुआ है IBM एजुकेशन का, और यहां पर जो ये स्ट्रॉन्ग एआई का पार्ट है उसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो आपको जो आंसर है वो पीपीटी में तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा आपको जो है प्रिसाइसली जो लिखने का आंसर है वो आपको कहीं ना कहीं वहां से भी उस पर्टिकुलर लिंक पे आप जाएंगे तो वहां पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचने की हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। हम जब ट्यूरिंग टेस्ट की बात करते हैं तो ट्यूरिंग टेस्ट एक कंक्लूजन पे आ रहा है, हाँ ये है या ये नहीं है, यानी कि वो स्ट्रांग है, तो उसको हम लोग स्ट्रांग एआई कहते हैं। वीक एआई का मतलब है वो नैरो एआई हो रहा है, जो कि एक जेनरिक तरह के सवाल जो है या उस चीजों को वो कर सकता है। तो वीक एआई को हम लोग बोलते हैं नैरो एआई that focuses on performing certain specific tasks, जैसे कि हम लोग which are a little bit generic in nature, and strong AI can perform tasks, and along with performing that task it also has the capability to teach itself to solve new problems. ठीक है, तो अगर वो नैरो है और वीक है तो वीक एआई रिलाइज ऑन ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत बीच में जरूर आ रही है। वेयरएज अगर हम स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी अपने आप आती रहती है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, या हम लोग एलेक्सा की बात करते हैं या सिरी की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कोई चीज बोल देते हैं और वो हो सकता है वो समझ भी लें और हो सकता है वो ना भी समझ पाए, दोनों चीजें हो रही हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वीक एआई। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी टोटली अभी डिपेंडेंस, ये कहा जाए इंडिपेंडेंट है विद ह्यूमन इंटरवेंशन, शायद ये कहना गलत है। ठीक है, और जहां पर हम बात कर रहे हैं एआई का और इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है चीजों को प्रिसाइसली समझने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग एआई के रूप में हम लोग कह रहे हैं। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन और चीजों को समझने के लिए आप उस लिंक पे जाइएगा, और साथ में पीपीटी में तो क्वाइट ऑब्वियसली वो चीज है ही। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मैंने अर्लियर दिया हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ स्टडी, हाउएवर इट इज इन द पीपीटी। जो
आपका ब्राउन कलर का 2 पीपीटी है, पुरानी वाली पीपीटी में ये आपको इसका आंसर मिलने वाला है। और हम यहाँ पर जब बात करेंगे, मतलब ये तो 2 चीजें पूछी गई हैं ट्यूट शीट के रिस्पेक्ट में, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई, बट आपको 2 चीजें और ध्यान रखना है, वो है कॉग्निटिव एआई एंड अप्लाइड एआई के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what characteristics should an intelligent agent possess? Anyone? What is an intelligent agent? पहले एंड तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करें। What is an agent? ध्यान आ रहा है? एजेंट क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, एजेंट तो ये ना को भूल गए सर, क्योंकि यहाँ एजेंट भी आने वाला है। रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी एजेंट, बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट। तो अगर हम ये सब बाद में पूछेंगे, पहले एजेंट क्या होता है? अरे प्रशांत, आपने तो कहा था सिर्फ 2 सवाल है जो नहीं आते हैं, तुम मदद करो। प्रशांत, अरे प्रशांत चला गया क्या? नहीं सर, ये तो एजेंट की डेफिनेशन आप कैसे दोगे? मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था याद करिए। मैंने कहा था कि मान लो मैं कहीं पर हूं, अपने फ्रेंड को बुलाता हूं, तो फ्रेंड को बुला रहा हूं तो क्या क्या चीजें हो रही हैं? मैं अपने मुंह से बुला रहा हूं, वो जो है मेरी बात को सुन रहा है, सुनने के बाद वो हाथ हिला रहा है, या हो सकता है कि वो मेरे पास आ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग ने विजुलाइज जब किया था, तो एजेंट को फिर हम लोग ने डिफाइन किया था। ठीक है। सो एन एजेंट इज एनीथिंग जो एनवायरमेंट से चीजों को ले रहा है। कैसे ले रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, एक्चुएटर्स। हाँ, और फिर वो सर्टन सर्टन एक्टिविटी को परफॉर्म करता है एनवायरमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एक्यूटेटर्स और इफेक्टर्स। एक्यूटेटर्स और इफेक्टर्स। ठीक है, याद आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हमने ये आपसे शेयर किया था कि आपको जो है बेसिक डायग्राम तो ध्यान में रखना ही है। तो हम लोग जो बात अभी कर रहे हैं, कुछ इसकी बात कर रहे थे। जो एजेंट है वो एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, और एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है इन द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स और एक्यूटेटर्स। और जो जेनरिक डायग्राम है, मैंने कहा था हम लोग इसी को एक्सपैंड करेंगे, इसी को फर्दर एक्सपैंड करने वाले हैं, तभी हम इसको बोलते हैं कि एजेंट है। तो ये एजेंट की हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। वो डेफिनेशन क्या है? एन एजेंट इज एनीथिंग व्हिच कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्यूटेटर्स। तो एनवायरनमेंट क्या चीज हुई? अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं और हम अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं, तो मेरे सिवा जितनी भी चीजें बाहर हैं वो सारी की सारी एनवायरनमेंट हुआ। जितनी भी चीजें और हैं बाहर, वो एनवायरनमेंट का हमारा पार्ट हुआ। और मैं खुद क्या हूं? मैं एक एजेंट हूं। और जो मैं काम कर रहा हूं, जैसे मैं बुला भी रहा हूं, तो वो मैं एनवायरनमेंट के अंदर कर रहा हूं। ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम था जिसको हमने कहा था आपको ध्यान रखना है।
कुछ हमने एग्जांपल्स लिए थे, रोबोटिक एजेंट, सॉफ्टवेयर एजेंट का, ह्यूमन एजेंट का, जिसमें सेंसर्स और जो एक्यूटेटर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे रोबोट्स में मोटर्स हो सकते हैं, या सेंसर्स के रूप में कैमरास या इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। और जो क्वेश्चन था शायद इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में, तो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू सेंस, यानी कि एनवायरनमेंट को समझ सकें, परसीव कर सकें विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। इट शुड एक्ट करेंगे विद थ्रू द एक्यूटेटर्स। इट शुड बी ऑटोनॉमस, ये एक रिक्वायरमेंट है, बट यहां पर अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की बार बार जरूरत पड़ती है। ऑटोनॉमस का मतलब इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू टेक इट्स ओन डिसीजन ऑलवेज, बट टू सम एक्सटेंट का मतलब यहाँ हो रहा है कि कभी कभी यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और हम लोग ने बात किया था इवन जो एजेंट्स हैं या रोबोट्स हैं जो स्पेस में भेजे जाते हैं, तो कभी कभी वो अर्थ पे के स्टेशन से टूट जाती है कनेक्शन, तो उन्हें खुद डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। बट अदरवाइज ह्यूमन इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स खुद तो चला रहे हैं, बट एक मॉनिटरिंग और बीच में कंट्रोल की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इट शुड बी रैशनल, रैशनल को फिर हम लोग ने बड़ा एलोबरेट किया था और रैशनल में हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। और जब रैशनैलिटी को डिफाइन कर रहे थे, तो रैशनैलिटी को डिफाइन करते समय हम लोग ने बात किया था कि कोई भी चीज रैशनल होती है वो 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला परफॉर्मेंस मेजर, और परफॉर्मेंस मेजर का मतलब हो गया क्राइटेरिया क्या है सक्सेस का, क्राइटेरिया क्या है सक्सेस का। जैसे हमने बात किया हुआ है एक एजेंट है वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर के सक्सेस को हम ये इस तरीके से नाप सकते हैं कि कम समय में ज्यादा डर्ट किसने साफ किया, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो नॉइज कम करे। तीसरा ये हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करे, जो भी डिफाइन किया गया है उस एजेंट के लिए। दूसरा एजेंट्स प्रायर नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट। थर्ड actions that the agent can perform, and fourth agent's percept sequence till date। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजों की मदद से एक रैशनल कंक्लूजन पर एजेंट जाता है, ठीक है। सो हमने फिर इसी से साथ हमने रैशनल एजेंट को डिफाइन किया था कि वो राइट एक्शन को जो है वो मीट आउट कर सके, जो उस समय जो करंटली रिक्वायर्ड है, ठीक है। याद आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हम सड़क को पार कर रहे हैं और अचानक एक एजेंट पार कर रहा है और अचानक ऊपर से एक पत्थर गिर जाता है, तो क्या हो सकता है। और यहाँ पर इसको डिफाइन करते समय लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 टर्म्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी, रेशनैलिटी और ओमनी साइंस, ठीक है। रेशनैलिटी और ओमनी साइंस, तो ये वर्ड जो है कभी कभी दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगता है दोनों एक ही चीज है, बस वास्तविकता में दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है वो हमें नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हम जो नियर टू बेस्ट सिचुएशन होती है उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहीं पर ये डिफरेंस आ जाता है रैशनैलिटी और ओमनी साइंस के बीच में, ठीक है। सो इन सब चीजों के बारे में तो हम लोग ने अभी फिर से डिस्कस कर लिया है, और एजेंट को भी हमने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट को हमने डिफाइन कर लिया है, और अर्लियर हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ एआई को भी मैं हल्का सा बस बता दे रहा हूं, वो ये है कि 8 डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और जब हम बात कर रहे थे तो इस तरह का क्वाड्रेंट बनाए थे जिनकी मदद से हम लोग किस तरीके से उन डेफिनेशंस पे पहुंच पा रहे हैं उसके बारे में हम लोग ने बात किया। आफ्टर दैट हम लोग जब बात कर चुके हैं तो आई थिंक पीस पे आए थे। तो पीस का मतलब हो गया, जब इस एक्रोनिम को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्यूटेटर्स और सेंसर। तो किसी भी एजेंट के टास्क एनवायरनमेंट को अगर डिफाइन करना है, टास्क एनवायरनमेंट को डिफाइन करने का मतलब होता है कि मैं उसका परफॉर्मेंस बताऊं या सक्सेस क्राइटेरिया क्या है ये बताऊं, परफॉर्मेंस मेजर।
एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं इससे डिफाइन करूं, एक्यूटेटर्स क्या हैं वो बताऊं, सेंसर्स क्या क्या होंगे इसके बारे में हम लोग इसको डिस्क्राइब करें। तो ये हमारा पीस डिस्क्रिप्शन कहलाता है या टास्क एनवायरनमेंट का डिस्क्रिप्शन कहलाता है। और हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे जहां पर जैसे टैक्सी की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्यूटेटर्स और सेंसर्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोग एनवायरनमेंट और उसके फीचर्स पे जब बात कर रहे थे, तो एनवायरनमेंट को जब डिफाइन कर रहे थे, तो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच सराउंड्स द एजेंट बट इट इटसेल्फ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एजेंट। यानी कि जिस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर एजेंट है, उसके चारों ओर जो चीजें हैं वो एनवायरनमेंट कहला रही है, और वो खुद एजेंट है बट वो जिससे घिरा हुआ है वो एनवायरनमेंट कहला रहे हैं। और फर्दर एलोबरेट करें तो एनवायरनमेंट के हम लोगों ने फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इन फीचर्स में हम लोग ने जब डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी तो ये 5 तरह की बातें हुई थी, फुली ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल, ठीक है, डिटरमिनिस्टिक, स्टोचैस्टिक। स्टोचैस्टिक वर्ड जहां आ जाता है वहां रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एपिसोडिक और सीक्वेंशियल, क्या हमें अगले कोर्स ऑफ एक्शन अगर पिछले कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है, ऐसी सिचुएशन है, या डिपेंड नहीं करता है, क्या ऐसी सिचुएशन, जैसे चेस का गेम है, चेस का गेम में मैं जो अभी चाल चलूंगा और जो अगला चाल चलूंगा, अंत में जो हमारा सक्सेस है कि हम जीतें, दोनों चालों का मेल जो होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। और जब हम असेंबली लाइन का एग्जांपल लिए थे जहां पे हम एजेंट जो है डिफेक्टिव पार्ट्स को हटा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वहां पर जो है वो ऐसी सिचुएशन थी कि जो डिफेक्टिव पार्ट अभी मिलता है, प्रीवियस वाले से उससे कोई मतलब होता है। देन स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, ठीक है, एंड सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। ये तो अपने आप बाय नेम भी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने एग्जांपल्स लिया था फुली ऑब्जर्वेबल का, जैसे चेस पूरा शतरंज की बिसात आपके सामने रहती है। पार्शियली ऑब्जर्वेबल में टैक्सी की बात कर सकते हैं, या आप जब व्हीकल चला रहे हैं जहां पर आपको सामने जो है चीजें पूरी नहीं दिख सकती, अचानक कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई जानवर सामने आ गया या अचानक मोड़ है वो आपको पूरा नहीं दिख रहा है। डिटरमिनिस्टिक और स्टोचैस्टिक, तो जहां पर हम लोग स्टोचैस्टिक की बात करते हैं वहां रैंडमनेस की बात करते हैं। तो हम जब से टैक्सी की बात कर रहे हैं, अचानक कोई चीज आ गई सामने, ये रैंडमनेस है। और अगर आप आगे आने वाले अगले स्टेट को समझ सकते हो तो वो डिटरमाइन कर सकते हो, वो डिटरमिनिस्टिक है। जैसे हम लोग ने गूगल मैप्स का एग्जांपल लिया, गूगल मैप्स में हम देखें तो हमें समझ में आता है कि आगे कहां पर जाम लगा होगा, ठीक है। ये हम लोग ने एपिसोडिक और सीक्वेंशियल का भी जस्ट बात किया ही था असेंबली लाइन में और उसमें। और फिर स्टैटिक और डायनेमिक और सिंगल एजेंट और मल्टी एजेंट के बारे में भी हम लोग ने बात किया हुआ था। जैसे हम खुद ही अगर क्रॉसवर्ड पजल को खेल रहे हैं तो सिंगल एजेंट है, और चेस में 2 एजेंट है, वॉर भी एक तरह का गेम ही है या मल्टी एजेंट है, ठीक है। अभी अगर डिस्कनेक्ट बेटा हो जाता है क्योंकि 1 मिनट बाकी है, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आई होप सब लोगों ने चैट में अपनी अटेंडेंस डाल दी है, मैंने अभी देखा नहीं है। कोमल, अक्षित, प्रशांत, 3 ही लोगों की आई है, कोमल, अक्षित, प्रशांत, तो आप लोग बेटा डाल जरूर दो इसमें। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ एजेंट्स की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रिवीजन जब कर लेते हैं, जब अभी जस्ट हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट अबाउट टू एंड। मेरे पास मैसेज आया है लेस देन अ मिनट, सो वी विल रीजॉइन अगेन और टाइप्स ऑफ एजेंट्स को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर एनएलपी की स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। सो प्लीज ज्वाइन अगेन।